हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आप लोग काफ़ी दिनों से मैथ की क्लासेस कर रहे हैं। जैसे कि जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है किस तरह यहाँ पे चैनल पे पढ़ाया जाता है। और किसी भी चीज़ को जब तक हम लोग पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन उस पर नहीं कर लेते हैं किसी भी टॉपिक पर, और उसका अंत तब तक नहीं करते हम लोग ना। ये बातें पुराने बच्चों को पता होगा, और जो नए बच्चे हैं वो भी आगे क्लासेस करेंगे तो समझ जाएंगे। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कि वो पिछले क्लास देखते हुए आएँ, क्योंकि अगर आप पेपर का मतलब कि आप सेकंड सेम के रिजल्ट का अगर इंतज़ार करेंगे, ये तो पक्का है अगर आपने अच्छा किया हुआ है तो आप सफल ज़रूर होंगे और अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। लेकिन अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब पढ़ेंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी ना। यही कहेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप पिछला क्लास देखते चलें, वो आपके टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। अभी हमने एक वीडियो भी डाला था जिसमें कि टेट, सुपर टेट और सी टेट के सिलेबस लगभग सेम हैं, और हमने उसके बारे में चर्चा की थी, और आपको कुछ क्वेश्चन भी कराया गया था उसमें मैथ के। वैसे हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आप लोग को बताया जाएगा कि क्लासेस कब स्टार्ट होने वाले हैं टेट के। हाँ, थोड़ा सा बच्चों का रिस्पांस आने लगे है ना, तो स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल ना घबराइए। और मैथ का तो अगर आप थर्ड सेम का पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, अच्छे तरीके से इस पर कमांड हो जाता है आपका जितना पढ़ाया जा रहा है। देखिए, हमारा यह मोटिव होता है ना, आपको डीएलएड के साथ साथ आपको जो टेट और सुपर टेट सी टेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ तक के लेवल को पढ़ा दिया जाए। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना किया करिए, क्योंकि हमने अगर आप नहीं देखे हैं जो सिलेबस का वीडियो हमने अपलोड किया है, हमने डाला हुआ है चैनल पे, तो आप देखें उसको, उसमें देखिए, उसके बाद सारे क्लासेस हमारा देखिए। या फिर जो बच्चे क्लासेस पूरे रेगुलर देख रहे होंगे तो उनको ज्ञात हो चुका होगा कि सर का पढ़ाया हुआ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम बता रहे हैं ना। देखिए, जिस हिसाब से हम पढ़ाना चाहते हैं ना, हमको पढ़ाने दीजिए उस हिसाब से। और आप बिल्कुल भी अपना यह ना किया करिए सर टेट का क्लास स्टार्ट कब से होगा या कब से होगा। बस आप रिस्पॉन्स दीजिए अच्छा। रिस्पॉन्स अगर आपका अच्छा आता रहा ना तो फिर बवाल तो मचाना ही है, बहुत भयंकर तरीके से बवाल मचाएंगे। और महाकाल के भक्त हैं हम, इसमें किसी को शंका होनी ही नहीं चाहिए। महाकाल के जो भक्त होते हैं ना, वो बिल्कुल बवाल मचा देते हैं, है ना। तो यह पता होना चाहिए। और खैर, आप लोग कितना प्यार देते हो चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। कुछ बच्चे हैं उठपटांग हरकत करते हैं, हम बताना नहीं चाहेंगे, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं पूछते हैं सर आपकी शादी हो गई है। भाई, आपसे क्या लेना देना है, मेरी शादी हुई हो या ना हुई हो। वैसे 23, 24, 25 साल पे कोई शादी थोड़े करता है ना? इतनी कम एज पे कोई शादी करता है, वो भी लड़के, मतलब उसकी कह लीजिए कि बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी अगर वो शादी कर लेता है। खैर, वो तो अलग बात है, कहीं सेटलमेंट हो तो शादी कर सकता है, और हम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। 23, 24, 25 यही है एज, कह लीजिए 24, 25। तो अभी शादी ना ही करें तो बेटर होगा ना। आप लोगों को कौन पढ़ाएगा बताइए, क्योंकि शादी के बाद खाना जब बनाना है, जब से हुई है शादी तब से खाना बना रहा हूँ, ऐसा सॉन्ग आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये सब हमको न गुनगुनाना पड़े, और उन सब से थोड़ी सी दूरी बनाएं। खैर, वो तो वक्त बताता है ना कब किसका क्या होगा। तो आप लोग यह सब कमेंट ना किया करें। खैर, लड़की ही होती हैं जो गर्ल्स होती हैं, यही सब पूछती हैं, फालतू का बकवास करती हैं कुछ, है ना। तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे आप लोग जो है ना शेर और शेरनी है। तो शेर और शेरनी मतलब कि जिस हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है ना, हमारे शेर और शेरनी हो, आप लोग दहाड़ के आओगे। जिस भी एग्जाम में बैठोगे, अगर डीएलएड में है ना, बैठोगे थर्ड सेम में, उसका जब पेपर देके आप निकलोगे, देखना फोड़ के आओगे, पेपर को फोड़ के आओगे, पक्का फोड़ के आओगे। तो अब इस कदर हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, आप लोग अगर अच्छे तरीके से कमांड बना के चल रहे हो अपना, तो फोड़ के आओगे पेपर। और चिंता छोड़ दीजिए। कुछ बच्चे हैं, देखिए, उनका कमेंट लेना थोड़ा सा जरूरी है। आप लोग यह मत सोचिएगा कि सर पढ़ा नहीं रहे, अभी हम पढ़ाएंगे, 2 मिनट बस रुक जाइए। क्योंकि उनका कह लीजिए कि भ्रम है कि सर पढ़ा रहे हैं क्या, इससे हम लोग का बैक नहीं आएगा। अरे बैक की बात करते हो आप सुपर टेट, टेट, सी टेट फोड़ क्या होगे, बता तो रहे हैं। देखिए, आज जो हम चैप्टर लेने वाले हैं आपका 16 और 17 में आपको वृत्तखंड के बारे में पढ़ना है। और वृत्त के जितने भी एंगल बनते हैं, सेंटर में हो गए, और मतलब कि केंद्र में हो गए, और आपके टेंजेंट हो गया क्या होता है, छेदक रेखाएं क्या होती हैं, ये सब बताने वाले हैं। आज आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल जो आपके टेट, सुपर टेट, इस सब के लिए फ़ायदा है, और प्लस डीएलएड के लिए भी फ़ायदा है। अगर आप पिछले क्लास नहीं देखे हैं, या फिर जो बच्चे पिछला क्लास देखे हुए हैं उनको पता होगा, हम वॉल्यूम और कह लीजिए उसका परिमाप हो गया, 2D 3D जितने भी फिगर हो गए, सब कुछ बता दिया गया आपको। और आपसे वादा करते हैं इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, आप इस बात को मानिए। और ये भ्रम छोड़ दीजिए कि यूट्यूब पे कोई फ्री क्लासेस नहीं दे सकता, हम दे रहे हैं ना।
हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, आप डिमांड करिए, सिर्फ डिमांड करिए और हम लोग क्लास चलाएंगे, ठीक है। आप लोग ज़्यादा संख्या में कमेंट करिए। अगर आपको जो बच्चे डिसलाइक करते हैं उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है हमारी, आप लोग कारण तो बता दिया करिए भैया कि क्यों डिसलाइक करते हैं। और कुछ सुधार करनी हो तो बता दिया करें, उसको भी सुधार आ जाएगा। और आप लोग बिल्कुल ना परेशान हुआ करें। हाँ, थोड़ी सी कुछ डाउन सेहत की वजह से हो सकता हो, और आपकी सामाजिक विज्ञान भी स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लास, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग थोड़ा अच्छे कमेंट किया करें, बच्चियों से खासकर, मतलब शेरनियों से खासकर रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है। और कब करनी है हमें, क्या क्या नहीं करना है, या आप मत सिखाया करें हमें, ठीक है। बस सुझाव दिया करें अपना, और हम उसको अमल में लाएंगे अपने, और जो होगा वो तो होगा ही, हाँ, जब होगा वो होगा। और वह फिक्स है या नहीं है, या कौन जानता है किसको कब क्या हो जाएगा। तो प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, पहली बात इतना समझ लीजिए। प्यार से यार कुछ नहीं होता बेटा, आप पढ़ाई करिए, फोकस दीजिए पूरा पढ़ाई पे, सब कुछ मिलेगा। देखिए जो सक्सेस होते हैं ना, उनको ही समाज में पूजा जाता है, उनको ही समाज में पूछा जाता है ना। तो आप बस फोकस करिए अपना सक्सेस होने पे, और किसी भी इधर उधर दिमाग मत लगाइए, आप बस अपना फोकस करिए पूरा पढ़ाई पे, आप हमेशा सक्सेस रहोगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज आपको पढ़ना है वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड। वृत्तखंड के कोण, यह 16 और 17, 16 बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें बस त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ना है आपको। और जो 17 है ना, उसमें आपको जितने भी एंगल बनते हैं, जैसे कि सेंट्रॉयड हो गया, और आपका जो आपके कह लीजिए कि उस पर जो आपका सर्कल है, सर्कल के बॉर्डर पे, मतलब कह लीजिए सर्कल के यहाँ पे जो हम लोग निकालते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, क्षेत्र कह लीजिए किसे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सरकमफ्रेंस में बनने वाले कोण जो होते हैं, वह एंगल जो हमारे इस पे होते हैं, केंद्र पे होते हैं, वह कितने एंगल के कोण देते हैं। तो यह सब सारी बातें हम करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। और कुछ एप्लीकेशन भी देखेंगे जो आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। पहले उससे पहले हम ट्रायंगल के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। ट्रायंगल मतलब कि त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसकी एरिया, मतलब उसका एरिया क्या होता है, क्योंकि हमने नहीं बताया है इसका, शायद मिस हो गया था मुझसे, कोई बात नहीं, अब हम बताएंगे, ठीक है ना। सारी बातें बता रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए अब देखिए, पहला जो आपका ट्रायंगल है, अगर आपसे सिंपल पूछा जाता है कि ट्रायंगल त्रिभुज का एरिया बता दीजिए, तो बहुत सारे बच्चे बता देंगे बेटा 1/2 गुणे बेस मतलब आधार, और गुणे उसकी हाइट, जो उसका हाइट होता है वह होता है उसका एरिया त्रिभुज का। ये बातें सबको पता होती है जनरली, लेकिन यहाँ पे हमको बात करनी है ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। फटाफट लिखते चलिए आप लोग, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ये देखिए क्या होता है, इसमें तीनों भुजाएं जो होती हैं बेटा ना, इक्विलेटरल मतलब समबाहु, समान भुजा वाले, तो सारी जितनी भुजा होती है सारी की सारी समान होती है, सब समान होंगे। यह देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अगर यह ए है तो यह भी ए होगा और यह भी ए होगा। अगर बोला जाए आपसे, यह जो लाइन है यहाँ से जहाँ हम यहाँ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यह जो लाइन है बेटा ना, यह हाइट होती है, इसकी हाइट होती है। और ये हाइट जो है ना, यह बेस को 2 भागों में बांट देगी, मतलब अगर यह पूरा ए है तो यह बचेगा a/2 और यह बचेगा a/2। और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। और एक ट्रायंगल, जैसे कि हम बात करें ए बी और सी, और ये डी है मान लीजिए, तो ए बी सी जो यह ट्रायंगल है और यह वाला ट्रायंगल है ए सी डी, ये दोनों समरूप ट्रायंगल होंगे, मतलब समान रूप के, ठीक है ना। जिसके भी एंगल भी समान होंगे, जिनके भुजा भी समान होंगे, उसे बोलते हैं समरूप, या फिर कह लीजिए उसके रेशियो में होना, वो भी समरूपता, मतलब कि कह लीजिए कि वह समरूपता प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इस तरह आपका ट्रायंगल बनेगा। अब इस ट्रायंगल में आपका यह हाइपोटेनियस है, मतलब कि कर्ण है, कर्ण कर्ण। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो बस वहाँ अगर आप यहाँ पे लगाएंगे ना, ये देखिए आपका आधार हो गया, आधार आपका a/2 है, ये वाला देखिए, यहाँ पे पूरा नहीं देखना है हमको, हम अगर आधे ट्रायंगल का निकाल लेंगे ना हाइट, मतलब यहाँ पे यह हाइट हमको पता करना है, इस हाइट को अगर हम पता कर लेंगे आधे ट्रायंगल का, तो जब आधा ट्रायंगल का पता है तो पूरा का पता करने के लिए 2 का गुणा कर देंगे, तो हमें पूरा का पता हो जाता है। बस इस कदर हमको पूरा मतलब डिटेल नहीं जाना है हमको, बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह बस इसका एरिया पता कर लेना है। तो इस बहाने आपको पता हो गया यहाँ पे इसकी हाइट क्या होगी। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालेंगे इसकी हाइट बेटा, तो h इक्वल टू 2/√3 इंटू ए क्या है, इसका साइड है, ए ट्रायंगल का साइड है, और √3/2 इसका हाइट हो गया। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है, यही होता है जी। अब आपको पता हो गया कि बेस इंटू हाइट, बेस हमको पता है पूरा ए है हमारा एक ट्रायंगल का, और हाइट हमने यहाँ पे निकाल रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस आपका क्या है बेटा ए है, और हाइट आपने निकाला हुआ है √3/2 इंटू ए। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ए इक्वल टू, देखिए 2 दूनी 4, √3 ऊपर है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यही हो जाता है आपका क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का एरिया ऐसे निकल जाता है। तो आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि हाइट बताइए, तो इस मामले में आप रखेंगे निकल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है एरिया बताइए, तो आपको पता होगा भुजा, क्योंकि समरूप ट्रायंगल है ना, मतलब कि समान भुजा वाला ट्रायंगल है, तो सारी भुजाएं समान होंगी। यहाँ पे भुजा की वैल्यू रखेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा आपका एरिया, है ना, ये बात क्लियर है। और हाइट तो पता कर लेंगे। यह बातें हैं छोटी छोटी बातें, तो आपको यह बातें पूरा लेकर चलना है अपने साथ। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ, इसको आप नोट करते चलिए। खैर हमारा बताने का मकसद यह है ना कि आपको कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। पहली बात, जब हम टेट की क्लास स्टार्ट करें तो आप अगर यहाँ से देखे रहोगे ना तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल चुटकी बजाते हुए, है ना। चलिए अब हम चलते हैं बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु। अभी हम इस पे आएंगे, आप लोग घबराइए नहीं। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी सारे मतलब जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक ट्रायंगल बनाते हैं बेटा, एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी दो भुजाएं समान है, जिसकी दो भुजाएं समान है, ये वाली समान है, और यह किसका बेस है। बेस को अगर हम बी मानते हैं, बी, और इसको हम ए मानते हैं, साइड को ए मानते हैं, और यहाँ से भी अगर हम परपेंडिकुलर डालें ना यहाँ पे एक लाइन, तो यह जो इसका परपेंडिकुलर है इसकी चोटी से ना, यह इसके बेस को दो भागों में डिवाइड करता है। यह बात पता होना चाहिए। तो यानी कि b/2 होगा और यह भी b/2 होगा। इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाता है इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप तो देखिए परिमाप सब बता ले जाते हैं। परिमाप का मतलब ये होता है कि जो भी आकृति है उसके चारों तरफ का एडिशन, जोड़। इसमें तीन भुजा है तो तीनों भुजा का जोड़ देंगे, मतलब a + b। अभी जो समबाहु त्रिभुज था उसमें अगर आपसे पूछा जाता है परिमाप बताइए, तो आप क्या बताएंगे, जो मतलब भुजा तो समान थी सबकी, तो आप बता देंगे a + a, मतलब कि 3a हो गया बेटा आपका जो समबाहु त्रिभुज था उसका परिमाप। हमने नहीं बताया था, आप लिख लेंगे वहां पे, ठीक है ना। और इसमें अगर पूछा जाता है परिमाप बताइए समद्विबाहु में, तो आप बताएंगे a + a मतलब 2a और प्लस b, 2a + b हो जाता है ना। अगर लेकिन आपसे पूछा जाता है हाइट बताइए, हाइट, तो हाइट के लिए फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप। ये हाइट है ना, देखिए एक ट्रायंगल लेते हैं ये वाला, तो हाइट इक्वल टू, देखिए ये आपका क्या है, कर्ड है, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ड होता है। और यहाँ पे से किसी को, एक को लंब ले लीजिए, एक को आधार ले लीजिए, किसी को, तो आपको पता होना चाहिए h² + b/2 का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, है ना। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है h की वैल्यू। h की वैल्यू निकालेंगे तब जाके हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, एरिया निकलेगा हमारा 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। बेस तो हमें पता है हमारा b है, और हमको हाइट यहाँ पे पुट करना है, हाइट वहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, बेस हमारा क्या है, b है। और हमने इस तरह एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे, देखिए हाफ, अब हाफ जो h आ जाएगा बेटा, अगर पूरे ट्रायंगल का हमको निकालना होता है ना, क्योंकि हमको h की वैल्यू चाहिए, तो h की फाइंड करने के लिए हम इस तरह करते हैं। अगर h हमको निकल जाता है तो यहाँ पे रखते हैं, तुम्हारा एरिया आ जाता है। आप देखिए यहाँ पे h की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, h इक्वल टू a² - b²/4 रूट में हो जाएगा। क्यों रूट में हो गया, क्योंकि यहाँ पे h² था, जब दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो h इंटू h बाहर आ गया और ये रूट में रह जाएगा। अब ये h की वैल्यू आ गई। अगर आपको डायरेक्ट पूछता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आप हाइट बताइए, टेट, सुपर टेट, सीटेट में पूछ सकता है आपसे, तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा हाइट, h इक्वल टू रूट में 4a² - b²/4। अब यही 4 जब बाहर आ जाता है तो h की वैल्यू हो जाएगी 1/2 रूट में 4a² - b², ये हो जाता है। आपको डायरेक्ट इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल चुटकी बजा के, लेकिन थोड़ा सा ना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादातर चीज़ों को कैच कर पाएंगे। अब h को यहाँ पे रख दीजिए तो एरिया आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का। एरिया इक्वल टू 1/2 गुणे h हमको पता है क्या आया हमारा, 1/2 इंटू रूट में 4a² - b²।
इंटू बी एक बाहर है ना, बी मतलब बेस, ये बेस है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी अपान 4 रूट में 4a² माइनस b²। अब इसको देखिए आप कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब जहाँ ये तो जरूरी है नहीं कि बेस हमेशा b ही दिया रहे और साइड हमेशा a ही दिया रहे। आप इसको इस तरह बोलेंगे, बेस अपान 4 मतलब जो भी आधार दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया रहे, बेस बटे 4 गुणे रूट में 4 गुणे भुजा का स्क्वायर माइनस जो भुजा समान रहेगी उसका स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यह होता है। अब इसको नोट कर लें और कॉपी पे एक प्रिपेयर करते चलें अपने आप को, मतलब कि अपने आप से समझते चलें जिस हिसाब से आप अपना नोट्स बनाएं, ठीक है ना, और उसको रिवीजन भी करते रहें, हमारा यही मानना है भैया। चलिए, और मस्ती के साथ, फुल मस्ती, फुल एंजॉय होना चाहिए पढ़ाई के साथ भी। कोई ऐसा नहीं कि टेंशन लेके पढ़ाई करना है, नहीं आ रहा है, अरे क्या होगा मेरा, ये सब तो हमको आता नहीं है। अरे सीखो भैया, आप जैसे बहुत लोग हैं इनको नहीं आता है ना। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इस मतलब कि आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। इसके बाद आ जाता है एक आपका स्केलर ट्रायंगल। एक स्केलर मतलब कि विषम बाहु, विषम बाहु जिसकी कोई भुजा समान ना हो, विषम बाहु। अब विषम बाहु में कोई जब भुजा समान नहीं है तो इसमें एक फार्मूला लगता है, हीरोज फार्मूला, हीरोज ABC, भुजा हो गया, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर इसमें देखेंगे हीरोज फार्मूला लगता है, अगर इसका पैरामीटर आपसे पूछा जाए तो इसका हाफ वाले पैरामीटर निकालते हैं हम लोग। हाफ पैरामीटर को S से दिखाते हैं, S = A + B + C/2 होता है। इस 2 को जब यहाँ पे लेके आते हैं तो 2S = A + B + C, जो 2S होता है ना वो फुल पैरामीटर होता है, इसका पूरा का पूरा पैरामीटर होता है ना। लेकिन हाफ पैरामीटर हमको चाहिए होता है, हमको एरिया निकालने के लिए, क्योंकि हीरोज फार्मूला कहता है हमें हाफ पैरामीटर चाहिए। तो हीरोज फार्मूला से इसका एरिया निकलता है बेटा, एरिया = आप क्या बताएंगे, देखिए S मतलब कि इसका पैरामीटर, इसके बाद S - A × S - B × S - C। देखिए S मान लीजिए कुछ आ गया तो यहाँ पे रख देंगे, और S में से पहली भुजा माइनस करेंगे इंटू S माइनस दूसरी भुजा करेंगे इंटू S माइनस तीसरी भुजा करेंगे, यही होता है हीरोज फार्मूला। और इससे हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से एरिया आप विषम बाहु, ठीक है ना। अब एक लास्ट बचता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग अपने वृत्त पे आएंगे, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, आप लोग घबराए ना करें। और जो बच्चे मतलब जिसको, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको आ रहा है हमें पता है, तो वो लोग सीखेंगे यहाँ से, अपना रिवीजन करेंगे, है ना, जैसा उनको उचित लगे। अगर उनको लगता है हमें रिवीजन करना चाहिए तो रिवीजन करिए, नहीं तो आगे वाले क्लास का अपना इंतजार करिए, है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, RIGHT, राइट एंगल मतलब कि, चलिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अब इसको बोल दीजिए बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में बेटा हमको क्या करना होता है कि हमको पता है एक जो एंगल होता है हमारा, समकोण का मतलब ही होता है एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। अब इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होता है, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, और इसमें से एक में से कोई लंब हो जाएगा, एक कोई आधार हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ पे है तो थीटा के सामने वाला लंब और उससे सटा हुआ आधार, अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब और उससे सटा हुआ आधार, दोनों में से कोई ले लीजिए। तो इस तरह आपने बना लिया। अब आपको पता है बेटा कि पैरामीटर अगर निकालें इसका ABC मान लीजिए है, मान लीजिए कोई साइड बराबर नहीं है ना, ABC है, तो हमको अगर पैरामीटर निकालना हो तो पैरामीटर बराबर A + B + C हो जाता है पैरामीटर इसका। अगर एरिया पता करना हो तो एरिया = 1/2 गुणे हाइट गुणे बेस, तो बेस पता है हमारा C है और हाइट पता है A है, या फिर हाइट यहाँ पे देखिए बेस में से, इन दोनों में से ही इंटरचेंज होंगे आपस में, चाहे A यहाँ पे होगा चाहे C यहाँ पे होगा, दोनों में से आपस में दोनों अदला बदली करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 1/2 गुणे A × C, इस हिसाब से, वरना नहीं तो आप क्या करेंगे 1/2 हाइट गुणे आपका बेस, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है, बिल्कुल आसान तरीके से होता है। लेकिन अगर आपको बाय द वे बोल देता है B बताइए, B की वैल्यू बताइए, अगर ये दोनों नहीं पता है तो आप बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, B की वैल्यू आप निकाल सकते हैं रूट में A² + C², ये तो आम मतलब कि सबको पता है जनरली। चलिए, ये बातें रही आपके त्रिभुज से रिलेटेड, जो हमने नहीं बताया था आपको बता दिया, आप इसे कॉपी पे नोट कर लेंगे। आप लोग चिंता ना किया करें, पहली बात है, ठीक है ना, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग हमारे शेर और शेर नहीं हो, है ना, तो चिंता करने से कुछ होता नहीं है, फालतू का दिमाग खर्च होता है ना, तो दिमाग अच्छे जगह लगाइए और पढ़ाई करिए मस्ती के साथ। चलिए बेटा हम बनाते हैं एक सर्कल की बात करते हैं। अब सर्कल स्टार्ट हो गया आपका। सर्कल में एक सर्कल है, इसमें कुछ लाइनें बनाएंगे। अगर पहले बनाते हैं हम आर्क मतलब चाप, देखिए लिखते चलते हैं, आपको समझाते हुए चलते हैं। आर्क, आर्क मतलब चाप क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए चाप क्या होता है। चाप का मतलब होता है बेटा वृत्त की परिधि का कोई भी भाग चाप होता है। अगर हम बोलें
यह क्या है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये क्या है, ये एक चाप है, चाप। वो तो अलग बात है, एक त्रिज्यखंड है, उसको बताएंगे अभी हम, लेकिन ये एक चाप भी तो है। अगर बोले पूरा एक वृत्त क्या है बेटा, ये भी एक चाप ही है, एक चाप से ही वृत्त बना हुआ है। चाप मतलब एक आर्क, जैसे कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, जो हम लोग का गोलाई प्रकार होता था, कैंपस होता था, कैंपस का क्या करते थे, यहाँ पे रखते थे, और हमको जितने भी रेडियस का चाहिए होता है, मान लीजिए जितने भी रेडियस का हमको बनाना होता है सर्कल, उस रेडियस को हम नाप लेते हैं और उसको पूरे तरफ ऐसे घुमा देते थे और मजा लेते थे। कितना मजा आता था ना, बचपन था जो, उसमें क्या करते थे, पेंसिल लगाते थे, पेंसिल को बराबर करते थे पहले कंपास में, फिर उसके बाद उसको हम लोग घुमा देते थे। जब घुमा देते थे, जितना हम लोग दूरी लेते थे वो तो त्रिज्या हो गया। अब उसको अगर पूरा घुमा दिए पूरा, तो ये पूरा हमारा डायमीटर हो जाता था, तो आर्क हमारा बन जाता था। मतलब आर्क से ही हमारा वृत्त बनता है, वृत्त का फाउंडेशन आर्क से ही होता है बेटा, ना समझ गए आर्क क्या है। अब दूसरी चीज है आपका केंद्र, सेंटर वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु होता है। इसको आप नोट करते चलें। सेंटर किसी भी वृत्त का वह पॉइंट होता है, वह बिंदु होता है जो कि वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से उसका जो डिस्टेंस होता है ना, समान होता है, सब बराबर होता है। और किसी भी वृत्त में हजारों, मतलब कि अनगिनत त्रिज्या होती है। ठीक है, इसको आप मानेंगे। और तीसरी चीज जीवा मतलब कॉर्ड, जीवा की बात करते हैं। जीवा मतलब कॉर्ड बेटा, CHORD, कॉर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं भैया, वो इंग्लिश में बात करते हैं ना। कुछ बच्चे होते हैं जो गुस्सा भी होते हैं भैया इंग्लिश बोलने से, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम भी आप में से ही हैं, ठीक है। हम भी, हमारा बैकग्राउंड हिंदी ही रहा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें इंग्लिश नहीं आती, पहली बात तो समझ लें। आप जो हैं वही हमें। तो ये कॉर्ड, अब कॉर्ड क्या होता है बेटा, कॉर्ड का आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलने पर बनता है। एक ऐसा रेखाखंड जो कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, अगर हम बात करें, एक वृत्त यहाँ पे बनाते हैं ना, एक वृत्त यहाँ पे बनाते हैं, देखिएगा आप लोग, एक वृत्त यहाँ बनाते हैं। इस वृत्त के किसी भी दो बिंदु को, ये अंडा बन गया, क्या बन जा रहे हो भैया तुम, ये वृत्त है। इस वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिला देते हैं, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे जिस तरह मिला दें। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को बेटा जरूरी नहीं एक पॉइंट से मिलाया जाए, किसी भी पॉइंट से आप मिला सकते हैं। अगर मिलाने के बाद जो रेखाखंड बनता है ना, उसी को बोलते हैं जीवा, कॉर्ड होता है। और एक जीवा वृत्त को दो वृत्त खंड में बांटती है। जैसे हम बात करें कि ये आपकी जीवा है छोटी वाली, मतलब ये आपका जीवा है, ये आपका जीवा है। अब देखिए ये छोटा वाला वृत्त खंड हो गया, ये बड़ा वाला वृत्त खंड हो गया बेटा। इस तरह कोई भी जीवा किसी भी वृत्त को दो वृत्त खंडों में बांटती है। वृत्त खंड क्या होता है आगे जानेंगे, पढ़ाइए नहीं। इसके बाद परिधि की बारी आती है, सरकमफ्रेंस। आपने सुना होगा सरकमफ्रेंस, जैसे आपने परिमाप सुना था। परिमाप मतलब कि किसी भी आकृति, जैसे आपका कल ये आयत है, आपका वर्ग है, आपका त्रिभुज है, तो उसका परिमाप हम लोग बोलते हैं। बस वही होता है सरकमफ्रेंस। सरकम मतलब इस सर्कल का जो फ्रेंस होता है, जो फिनिशिंग होती है, उसका एडिशन। ये सर्कल है ना, इसका एडिशन का मतलब, अब ऐसा थोड़े है कि इसमें आपको दिया रहेगा कि यह डिस्टेंस इतना 4 है, इतना 5 है, इतना 6 है, ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा जैसा हम लोग आयत और वर्ग में पढ़ते हैं। क्योंकि यह वृत्त है ना बेटा, वृत्त में ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आपको बस रेडियस दिया रहेगा और इसका फार्मूला हो जाता है सर्कमफ्रेंस का 2πr होता है ना, जो हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले सारे वीडियो में, आप लोग देखेंगे। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं व्यास। देखिए किसी भी वृत्त के जो दो बिंदु को जब मिलाते हैं तो हमारा जीवा बनता है। और पूरे वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है वही व्यास होता है। या फिर यह कह लीजिए पूरे वृत्त में सेंटर को मिलाने वाली दो लाइनें, हम सेंटर को ऐसे देख लीजिए। अच्छा, अगर सेंटर से एक लाइन खींच दिया जाए किसी वृत्त में अगर हम सेंटर से एक लाइन खींच दें ऐसे, सेंटर, ये सेंटर है, तो एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट मिला दिया, ये एक व्यास हो गया हमारा, व्यास हो गया। व्यास त्रिज्या का डबल होता है, मतलब 2r ये त्रिज्या है, मान लीजिए r है, तो 2r इक्वल टू बेटा 2r इक्वल टू डायमीटर d होता है। और किसी भी वृत्त का सबसे बड़ा कॉर्ड उसका व्यास ही होता है, ठीक है ना। ये आप जानते होंगे, हमने पढ़ाया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। डिस्क क्या होता है, आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि डिस्क वाले तस्तरी हमें चाहिए मम्मी। लड़कियों का ज़्यादा फैशन होता है कि डिस्क वाला हमें चाहिए तस्तरी। अभी
अलग 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 तरीके से खरीदना, मतलब कि लड़कियों की जो पसंद होती है वो काफ़ी लड़कों से काफ़ी बढ़ चढ़ के होती है और अच्छा खासा होता है। कल ये होना भी चाहिए, क्योंकि लड़कियां ही देश की भविष्य अब बना रही हैं बेटा। देखिए लड़कियां जब देश में सुधर जाती हैं या फिर फीमेल्स, अगर मेल्स मतलब फीमेल की जब साक्षरता दर सुधरता है ना, तभी माना जाता है कोई देश विकास की ओर अग्रसर है ना। और खैर बातें करेंगे हम लोग हिस्ट्री में। डिस्क, डिस्क मतलब हो गया बेटा जैसे तस्तरी है, एक वृत्त से घिरा अंत समतली क्षेत्र। कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर वाला सारा क्षेत्र, वही होता है डिस्क वाला पॉइंट। इतना है इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद त्रिज्यखंड। अब हम बात करते हैं असली, जो हमें यहां से करना हुआ है। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड की बात करते हैं। त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड क्या होता है पहले आप लिख लें। त्रिज्यखंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर मतलब कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक है ना, त्रिज्यखंड सेक्टर, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर नाम लिया करिए, नाम में क्या है बताइए। अनुराग जी, और बच्चे बहुत सारे हैं, जैसे कि खान साहब हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। अरे नाम लेने से मतलब ये हो जाता है ना, कुछ बच्चे सोचते हैं सर मेरा नाम ही नहीं लिए, इस वजह से सब आप लोग जो है हमारे शेर और शेरनी हो। शेर और शेरनी का नाम लेने से थोड़ी कुछ होता है, आप सबका नाम रख दिए हम, बच्चों का नाम शेर और बच्चियों का नाम शेरनी, ठीक है ना। जो लड़के हैं सब हमारे शेर हैं और बच्चियां जो है शेरनी हैं। आज से आपका नाम शेर और शेरनी रहेगा। अगर कोई बोलेगा मेरा नाम लीजिए तो हम शेर बोलेंगे उसे, ठीक है। चलिए, तो सेक्टर, सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड होता है बेटा, है ना। त्रिज्यखंड क्या होता है, किन्हीं भी दो त्रिज्याओं को या फिर किन्हीं भी दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। जैसे बोले किसी भी दो त्रिज्या बोला गया, किसी भी दो त्रिज्या के बीच अगर हम ये त्रिज्या ले लें ऐसे, तो इन त्रिज्या, ये जो दोनों त्रिज्या है ना, क्योंकि ये आर है ना, ये आर है ना, आर है, तो इन त्रिज्या के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र यह है, जिसको हम कलर कर रहे हैं, जिसको हम शेडेड कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन इस त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड। अगर इसको ही निकाल लें एक बर्फी की तरह, एक पेस्टिस की तरह, जैसे कि आपने केक वगैरह पार्टी वगैरह करते होंगे भाई साहब आप लोग, तो आप लोग जानते होंगे। देखिए ये है, जैसे हम यहाँ पे एक सर्कल बना रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे हमने इसी को तो काटा था, अब उसको निकाल के हमने यहाँ पे रख लिया। ये देखिए ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, देखिए गलत बन गया बेटा, ये एक सेक्टर है, यह एक सेक्टर है। अब यही त्रिज्यखंड हो गया, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है। बस यही पूछा जाता है आपसे कि त्रिज्यखंड क्या है, तो आप बता देंगे नॉर्मली त्रिज्यखंड क्या है, वरना नहीं तो सीखने को तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। अब देखिए वृत्तखंड, वृत्तखंड देखिए त्रिज्यखंड का मतलब होता है सेक्टर और वृत्तखंड का मतलब होता है सिगमेंट। सिगमेंट के अंदर कई सारे वृत्त को मिला के बनता है, खंडों, वृत्त खंडों को मिला के बनता है वृत्तखंड। जैसे हम बात करें, ये एक छोटा सा त्रिज्यखंड है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो एक यह त्रिज्यखंड है, एक यह त्रिज्यखंड है, एक यह त्रिज्यखंड है, ऐसे अगर काट दे तो काफी ज्यादा। सिगमेंट का मतलब होता है बेटा वृत्तखंड, वृत्तखंड इन द सेंस कि अगर हम लोग त्रिज्यखंडों को छोटे छोटे रूप में काट कर मिला दें ना, तो एक वृत्त के नुमा, जैसे बोले हम, देखिए यह है, यहाँ पे ऐसे इसको कर दें, ऐसे कर दें, यह सब देखिए क्या है, यह सब अलग अलग त्रिज्यखंड हैं। अब सबको हम मिला दिए हैं, मिलाने के बाद एक हमारा सेगमेंट बनता है, मतलब वृत्तखंड का निर्माण होता है। जैसे अब इसका अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो, परिभाषा लिखना हो, तो लिखिए केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है ना। एक जीवा वृत्त को दो वृत्तखंडों के रूप में विभक्त करती है, मतलब बांटती है। तो यह बात आप लिख लें अपनी कॉपी पे, और इतना बहुत है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे और क्या बचा आपका, छेदक, मतलब सॉरी छेदन रेखा। छेदन रेखा क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, छेदन रेखा मतलब बता क्या होता है। छेदन रेखा का अगर इंग्लिश वर्जन बोला जाए क्या होता है, तो बताएंगे सीकेंड होता है, सीकेंड, SECANT, SECANT, सीकेंड, सीकेंड होता है बेटा। अब देखिए सीकेंड मतलब कि छेदक, छेदक, छेदक मतलब कि कोई भी वृत्त में एक ऐसा लाइन गुजरे इस वृत्त से जो इस वृत्त को दो, मतलब कि छेद दे, मतलब काट दे, दो भागों में बांट दे। वो यह नहीं है कि हम यहां से यहां तक खींच दे तो जीवा हो जाएगा, लेकिन काटते हुए जाए, आर से पार हो जाए, है ना। मतलब कि एक विस्तारित जीवा जो वृत्त के समतली होती है, वृत्त के समतल ही होता है और वृत्त के दो बिंदुओं को काट देती है, मतलब छेद देती है। तो यह हो गया हमारा, यह हो गया, यह हो गया, ये सब क्या है। अगर आपसे पूछा जाता है क्या हमारा जो छेदक होता है वो जीवा के समतल होता है या फिर जीवा हो सकता है, तो बोलेंगे हाँ हो सकता है, जीवा हो सकता है, जीवा ही काट दे, मतलब कि यहां से यहां तक जीवा होगा, लेकिन जीवा कभी छेदक नहीं हो सकता। छेदक जीवा हो सकता है लेकिन जीवा छेदक नहीं हो सकता, यह बात आप गांठ बांध के रख लें। अब इसके बाद आता है बेटा स्पर्श या फिर स्पर्शी रेखा।
स्पर्श या फिर स्पर्शी रेखा क्या होता है। देखिए ध्यान से देखिए, किसी भी वृत्त में अगर हम लोग यहाँ से लाइन खींच देते हैं स्पर्श करते हुए ऐसे, यही स्पर्शी रेखा होती है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। किसी वृत्त को टच करते हुए गुजरती है जब, है ना, तो वही होता है उसका स्पर्शी रेखा, या फिर उसे बोलते हैं हम लोग टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम चलते हैं भैया अपने धमाल की तरफ। चलिए आप लोग आइए और इसका लाभ उठाइए। बेटा आप लोग शेयर किया करिए थोड़ा सा अगर आप लोग को दया होता है, मतलब दया क्या, हम कुछ आपसे मांग थोड़े रहे हैं, आपकी मर्जी। देखिए जो बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ के कुछ यहाँ से सीखते हैं, उनको लगता है हाँ सर हमें कुछ दे रहे हैं, तो आप वो बच्चे शेयर करते हैं। हमें पता है सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं शेयर करते हैं, हमारे शेयर बहुत ज़्यादा हैं, शेयरनियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा शेयर करती हैं सब, है ना। तो आप लोग शेयर किया करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यह ऑनलाइन शिक्षण आपकी बदौलत खड़ा हुआ है और दौड़ेगा भी आपके बदौलत, क्योंकि बच्चे तो कम हैं फिलहाल, बच्चे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे, और देखने को मिलेगा आपको रिस्पांस अच्छा, और यहाँ पे सारे क्लासेस चलाए जाएंगे। अब आपका सामाजिक विज्ञान भी रेगुलर चलेगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब बेटा बात करते हैं वृत्त के एप्लीकेशन के बारे में कुछ और। जैसे हम बोले त्रिज्या के बारे में आप समझ गए, आप छेदक रेखा के बारे में समझ गए, कॉर्ड के बारे में समझ गए, आप टेंजेंट स्पर्शी रेखा के बारे में समझ गए, और उसके बाद छेदक रेखा के बारे में समझ गए। अब देखिए अगर बोला जाए बेटा सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा, या फिर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर अगर किसी जीवा पे लंब डाला जाए, सेंटर से किसी जीवा पर परपेंडिकुलर लंब डाला जाए, तो जीवा को दो बराबर भागों में वह लंब काट देता है। जैसे हम बोले ये एक जीवा, आपका ये एक जीवा है, इस जीवा को यह सेंटर से एक लंब डाल दिए, तो यह जो सेंटर से लंब डाला गया बेटा ना, ये इस जीवा को दो बराबर भाग में काट दिया। आपको क्वेश्चन इस पे बन जाता है आपको, अगर ये आर है, ये सबको पता है आर है, ठीक है, ये हमारा ओ है, सेंटर पॉइंट है, और पूछ लेता है इसकी लंबाई बताइए, तो आपको पता है क्योंकि ये जब दो भागों में काट रहा है, अगर हमको दिया इस जीवा की लंबाई बी दिया हुआ है बी, तो यह वाला b/2 होगा और यह वाला b/2 होगा, और r दिया हुआ है, हाइट पूछा है, तो हाइट आप निकाल सकते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल को ले लीजिए, ओ ए सी और डी। देखिए ए सी डी मतलब ए और सी की वैल्यू b/2 है और ओ और ए की वैल्यू r है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ड होता है, और ये बेस हो गया, ये हमारा लंब हो जाता है। कोई भी एक लंब और कर्ड ले लीजिए, लंब और आधार किसी को ले सकते हैं। तो आपको पता है हमको हाइट निकालना है, तो हाइट मतलब कि आधार होगा या फिर लंब होगा, यही तो होगा हमारा ना हाइट, है ना। तो हाइट इक्वल टू बेटा आप कर देंगे हाइट स्क्वायर इक्वल टू b/2 का होल स्क्वायर, सॉरी कर्ड का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, यह कर देंगे। अब देखिए क्या लिख देते हैं, h इक्वल टू आप कर देंगे बेटा रूट में r का स्क्वायर माइनस b²/4, यही हो जाता है आपका क्या हाइट। इस तरह आप हाइट निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से, और आपको इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप लोग अगर इसको जानते रहेंगे, तो हम अगर क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे बेटा, तभी आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। उस समय हम नहीं बताएंगे आपको, या खैर बताएंगे भी, तो अगर आप यहाँ से पढ़े रहेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, दूसरी चीज़ देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए, जो हमारा यह था ना, जो ये परपेंडिकुलर इसको काट रहा था बेटा, ये जीवा है यहाँ से यहाँ, ये वाला, तो यहाँ पे ए था, यह बी है मान लीजिए, और यह डी है, यह ओ है, तो जो ये ए डी है ना, ये बी डी के बराबर होगा, ये तो कन्फर्म है, और जो ये आर है ये तो बराबर है ही, और जो यहाँ पे एंगल बना है इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल 90 डिग्री इसके बराबर होगा। ये बातें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और ओ डी जो है ना, ए बी पर लंब है, इसको कैसे लिखते हैं, आप लिखेंगे ओ डी लंब है ए बी पर, इसको ऐसे लिखा जाता है ना, लिख देंगे आप, ए बी है बेटा, यह ए बी है, ठीक है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं एक और फिगर की तरफ, ध्यान से देखिए, फटाफट करते हैं सारे एप्लीकेशन, बहुत ही आनंद आने वाला है आपको। यह देखिए हमारा एक वृत्त है, अच्छा वृत्त है ना, बना तो अच्छा लेते हैं हम, बताइए आप लोग से तो अच्छा नहीं बनता है लेकिन बन जाता है, बन गया ना सही। देखिए इसमें अगर बोलें यह एक जीवा यहाँ पे है, एक जीवा यहाँ पे है बेटा, मतलब अगर हम बोलें एक एप्लीकेशन, अगर किसी भी सर्कल में दो अपोजिट जीवा की लंबाई बराबर है, तो मतलब कि अगर यह ए है हमारा और यह भी ए है, किसी भी सर्कल में दो अपोजिट जीवा की लंबाई अगर बराबर है, तो उनका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। आप लिख लीजिए, यह एप्लीकेशन एक है सर्कल का, अगर किसी भी वृत्त के दो अपोजिट जीवा बराबर होते हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, है ना। देखिए कैसे, यह हमारा क्या होगा बेटा, डायमीटर, और यह भी हमारा डायमीटर, ठीक है ना। अब देखिए अपोजिट एंगल का मतलब हमने क्या बोला, अगर अपोजिट जीवा बराबर है, जीवा की लंबाई बराबर है,
तो ए ओ बी मतलब कि यह अगर ए है, यह बी है और यह सी है या डी है, यह ओ है हमारा, तो ए ओ बी मतलब यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। आप इसको लिख लेंगे, यह पूछा गया है आपके टेट, सुपर टेट और डीएलएड में भी पूछा जाएगा 100%, क्योंकि इसमें लिखा है ना वृत्तखंड के कोण, तो ये सब वृत्तखंड के कोण ही है बेटा। आप लोग लिखिए इसे, ए ओ बी बराबर ए ओ डी, सॉरी सी ओ डी ना, सी ओ डी यह होता है। यह क्या है, कैसे आया, हम आपको बता दिए। देखिए अगर आपको लगता है कि हमको नहीं समझ में आया ना, कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है पहली बार में, तो 2 बार 3 बार वीडियो को देख लें, पक्का समझ में आएगा, 100% गारंटी रहते हैं समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता है ना, तो आप इंतजार करिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन आएगा तो फिर से हम इसको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए सब कुछ ठीक है, सब कुछ चलेगा। बस आप लोग थोड़ा सा हर जगह स्टेटस लगा के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें, जिससे कि हम लोग को और मोटिवेशन मिल सके और आपको इसी तरह वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। अगर देखा जाए नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन देखा बेटा, यहाँ पे देखिए एक वृत्त है। इस वृत्त में अगर बोले बाहर, मतलब बाहर की तरफ एक हमारा कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट से, इस P से बेटा, इस पे हम लोग क्या डालें, स्पर्शी रेखा, टेंजेंट। यहां से अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, और यहां से हमारा सेंटर की तरफ मिला दें ऐसे और ऐसे, तो ये एक हमारा चक्रीय चतुर्भुज बनता है, एक चतुर्भुज बनता है। हमको पता है यह R है और यह भी R होगा, यह दोनों भुजा बराबर हो गई, क्योंकि यह रेडियस है ना, और यह मान लेते हैं A है, यह B है। और आपको पता होना चाहिए कोई भी स्पर्शी रेखा किसी भी सर्कल को जब स्पर्श करके गुजरती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री, और यह भी 90 डिग्री बनेगा बेटा ना। और यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं, तो यह वाला जो लाइन है बीच वाला ना, यह कॉमन हो जाता है। अगर इसको O मान लेते हैं, देखिए ओ ए पी त्रिभुज ए ओ पी समरूप होते हैं। समरूप हो गए किसके बेटा? त्रिभुज ए ओ पी समरूप है, यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज ए ओ पी समरूप, ये समरूपता का साइन है, समरूप है बी ओ पी के, किसके? त्रिभुज बी ओ पी के। मतलब कि अगर बोले ये तो कॉमन हो गया, देखिए ओपी तो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और ये वाला आर भी बराबर है, आर भी दोनों का बराबर है, मतलब एक साइड दोनों का बराबर है ट्रायंगल में, और एक एंगल भी बराबर है और एक कॉमन भी है। हमको पता होगा आप SSA साइड एंगल साइड, ये आपने समरूपता के नियम में पढ़ा होगा जब 4, 5, 6 में थे तब, है ना। तो वही चीज अगर यहाँ पे लगा देंगे, देखिए ये साइड है, ये भी साइड है इस ट्रायंगल का, ये साइड हो गया इस साइड के बराबर, और एक एंगल बराबर हो गया। तो जो तीसरा वाला साइड है बेटा ना, ये तो हमको कॉमन दिख ही रहा है, तो जाहिर सी बात है जो बच गया ना वो तो बराबर होगा ही। तो आपको यहाँ से यह पता चला कि जब इस तरह का सेगमेंट हमको मिलता है, इस तरह का फिगर, तो इसमें AP बराबर BP होता है, AP बराबर BP। इसको आप कॉपी पे नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, AP। और एक चीज देख लीजिए, जो ये वाला है ना, ये लाइन जो है P पे एंगल जो बनता है ना, उसको दो, अगर यहाँ पे थीटा है, पूरा का पूरा एंगल थीटा है P का, तो अगर बात करें केवल इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, तो यह 2 बराबर भागों में बांट देता है इसको, θ/2, ठीक है। उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ पे होता है, अगर ये पूरा हमारा मान लीजिए अल्फा है, एंगल अल्फा है, तो एक छोटा वाला, ये वाला ऊपर वाला α/2 होगा, और ये वाला भी α/2 होगा, ऐसे होता है α/2, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी पे। चलिए एक देखिएगा, आप 2 त्रिभुज हैं, सॉरी 2 सर्कल है, सर्कल की बात चल रही है, त्रिभुज कहां से निकल गया। 2 सर्कल है बेटा, इन सर्कल हम 3 फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखिए 3 फिगर है, अब सबके जो त्रिज्या है ना अलग अलग है, ठीक है, सबके त्रिज्या अलग अलग है। इसके जो त्रिज्या है इसकी R1 है, अब इसका R2 है, इसका भी R1 है, इसका R2 है, इसका R1 है और इसका R2 है। देखने से पता चल रहा होगा कि अलग अलग है। इस कंडीशन में 3 फिगर बनेगा, एक यह है, दूसरा यह है और तीसरा वाला यह है। देखिएगा ध्यान से, अगर हम बोलें इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो D है, स्मॉल d ले लेते हैं, और जो इसमें स्पर्शी रेखा है दोनों में जो कॉमन है ना, कॉमन स्पर्शी रेखा है वह A और B है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं A और B की लंबाई बताइए आप, तो आप डायरेक्ट फार्मूला पे नोट करेंगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम लाइन खींच देंगे ना ऐसे, देखिए यहाँ से अगर इसको मिला देंगे
तो ये वाला भी डी हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डी हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डी होगा। और ये वाला इतना केवल इतना R2 होगा, ये पूरा R2 है या पूरा R1, या यहाँ से यहाँ तक R1 है, तो जो यह वाला बचा है ना, ये क्या होगा हमारा R1 माइनस R2 होगा। R1 माइनस R2, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होता है बेटा, कर्ड होता है। तो इसी की कर्ड की हमको लंबाई चाहिए होती है, तो कर्ड इक्वल टू डी का स्क्वायर प्लस इतना जो यहाँ पे हमारा है R2 माइनस R1 का स्क्वायर। चलिए कर ही देते हैं। तो ये वाला देखिए बचेगा हमारा क्या, R2 माइनस R1 बचेगा, R2 माइनस R1 बचेगा, और ये पूरा हमारा D हो जाता है, D हो जाता है। अब हमको इसी कर्ड की लंबाई चाहिए, मतलब AB की लंबाई चाहिए। आपसे पूछा जाता है जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई बताइए, तो आप करेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा जो बेस है ना, बेस D का स्क्वायर प्लस ये जो हमारा लंब है बेटा, लंब यहाँ पे ये वाली लाइन, केवल इतना से मतलब है हमें, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है ना, इस त्रिभुज को तो बस त्रिभुज से मतलब है, ये वाला सटा हुआ है यहाँ पे। तो आप कर देंगे R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कर दिए। D ये R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह कर दिए आप। यहाँ पे गलत हो रहा है क्या कहीं, अच्छा गलत हो गया बेटा, सॉरी 90 डिग्री तो यह हमारा है ना, 90 डिग्री तो यह है हमारा ना, 90 डिग्री तो यह है बेटा ना, कर्ड तो यह हुआ ना, कर्ड वाला यह हुआ पोर्शन, ये तो हमारा अगर यहाँ इसको यह लंब होगा या फिर आधार होगा ना, यही तो गलती हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ हमारा डी स्क्वायर माइनस होगा, क्योंकि कर्ड इसका स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार आ जाता है, क्योंकि कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो डी स्क्वायर माइनस लंब कर देंगे तो हमारा आधार आ जाएगा, जो यहाँ पे बचा हुआ है, बस वही निकालना है। अब ए बी की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रूट के अंदर डी का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर बेटा, यह होता है। आप इसको नोट कर लेंगे, ये फार्मूला है इसका, डायरेक्ट फार्मूला नोट करिए आप, आपको डेरिवेशन बता दिया गया है वैसे, आप फार्मूला ही नोट कर लीजिए डायरेक्ट। अब देखिए इस वाले में क्या होगा, इसमें भी यहाँ पे ऐसे बनेगा क्रॉस, ऐसे, ये अगर A है ये B है और इसके बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल d है, मतलब d है, तो पूछा गया A और B की लंबाई बताइए। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे प्लस लगा देना है, सारे सब कुछ वही रहेगा। AB इक्वल टू रूट में d का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर बेटा, बस। अब देखिए यहाँ पे R2 बड़ा होगा तो R2 प्लस, अगर यहाँ पे R2 बड़ा है तो R2 माइनस R1 होगा, अगर R1 बड़ा होगा तो R1 माइनस R2 होगा, जो बड़ा होगा वही, क्योंकि स्क्वायर है ना, अगर माइनस भी आता है तो माइनस के पावर स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर इन दोनों का रेडियस R1 R2 हो और इन दोनों के बीच का जो इसके सेंटर का बीच का डिस्टेंस वो d है, तो इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, मतलब A और B की लंबाई। तो आप बता देंगे AB इक्वल टू 2 इंटू R1 इंटू R2, सिर्फ यही बता देंगे। ये सेगमेंट था इतना, आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा तेजी लाते हैं ना अपने में, तेजी फटाफट। चलिए अब देखिएगा सेक्टर, अगर कोई सेक्टर है बेटा, ये सेक्टर है, मान लीजिए ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ठीक है ना, ये एक सेक्टर है। इस सेक्टर पे बनने वाला जो हमारा एंगल है थीटा है, इस सेक्टर पे बनने वाला एंगल अगर थीटा है, तो जो केंद्र पे एंगल है ओ है, केंद्र है, तो केंद्र पे जो एंगल बनेगा वो थीटा का दोगुना होगा, क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये तो सबको पता होगा, ये नोट कर लीजिए। ये बातें नोट हो गई आपकी, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा, एक ही वृत्तखंड में एक ही आधार पर बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं। सर बताइए कैसे, देखिए बेटा ऐसे, आप लोग देखिए मेरे शेयर और शेयर नहीं हो। अगर एक वृत्तखंड है, वृत्त मान लीजिए आधा वृत्त ले लिए, चलिए ये आधा वृत्त हो गया आपका, हाफ सर्कल हो गया। यहाँ से ये बेटा क्या है आपका, एक बेस है, मान लीजिए ये हमारा रेडियस डायमीटर है, ये हमारा क्या है, डायमीटर है। इस डायमीटर से अगर हम बोले ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, कितना भी बना दीजिए आप, कितना भी बना दीजिए, ये सारे के सारे एंगल बराबर होंगे। किसी भी एक बेस से बनने वाले जितने भी ट्रायंगल होते हैं, अगर उसके परिधि पे बनते हैं, टच करते हैं किसी एक बेस से बनने वाले, तो वो सब के सब आपस में एंगल में बराबर होते हैं। अगर बात करें यह A है, यह B है, यह C है, यह हमारा D और E है, तो बोलेंगे DAE बराबर DAE एंगल बराबर DBE एंगल DBE एंगल मतलब बराबर एंगल DCE बेटा, यह होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मानिए आप बात को। दूसरी बात, अगर आपसे बोल दिया जाए कि अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है बेटा, वह समकोण होता है
या फिर क्या होता है? तो आप बता देंगे जो अर्धवृत्त में कोण बनता है ना वो समकोण होता है, बस सिंपल सा है। अगर किसी भी अर्धवृत्त में जो कोण बनता है ना, जैसे यहाँ से हम बोलते हैं तो इसमें कोण बताइए क्या है, एक कोण क्या है, तो आप बोलेंगे समकोण है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक, क्योंकि आपको पता है ना अगर यहाँ से एक स्पर्श रेखा गुजार दे ना तो वह भी एक 90 डिग्री का एंगल देता है, 90 डिग्री का एंगल देता है ना, ये दोनों बातें हमको पता होना चाहिए। अगर अब देखें चक्री चतुर्भुज की बात करते हैं, चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल में चक्री चतुर्भुज का मतलब हो गया यहाँ से कोई ऐसी लाइन हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ पे हो, ऐसे सटा हो, ठीक है, इसको हम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारा डायमीटर है, ये हमारा सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है ना, ए ओ है हमारा। अगर इसको हम ऐसे ऐसे काट दें बेटा, यहाँ पे देखिए ऐसे काट दें, है ना, तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर देगा। तो यह जो एंगल बी है ना, एंगल बी और एंगल डी का एडिशन क्या होना चाहिए, तो आप लिख लेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। क्या होना चाहिए बेटा? 180 डिग्री, क्योंकि पता है ना आपको किसी भी आयत रूपा या फिर किसी पॉलीगॉन में जो एंगल बनता है, किसी भी पॉलीगॉन नहीं, मतलब कि चार भुजा वाले में 360 डिग्री का बनता है ना, 360 डिग्री एंगल बनता है। इसमें हम आप एक फार्मूला लगा लेंगे, जैसे कितनी भुजा है, भुजा देख लीजिए कितनी है, तो आप बोलेंगे भुजा हमारा 4 है, भुजा जब 4 है बेटा तो n मतलब 2n माइनस 90, 2n माइनस 90 इंटू 2n माइनस 4 बेटा, 2n माइनस 4 इंटू 90, यह होता है टोटल। अगर आप यहाँ पे भुजा रख देंगे ना, देखिए 4 भुजा है तो 4 रखिए, 4 दूनी 8 माइनस 4 आ गया इंटू 90, यानी कि 4 9 36, 360 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर 5 भुजा वाला हमारा कोई है, 5 भुजा वाला है तो यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 दूना 10, 10 माइनस 4 मतलब कि 6, 6 9 54, 540 डिग्री उसमें बनेगा। अगर 7 भुजा वाला है तो 7 दूना 14 माइनस 4, 10 बचा, 10 गुणे 90 कर लेंगे तो 900 एंगल बनेगा, मतलब कि 900 डिग्री बनेगा उस पूरे 6 भुजा वाले, 7 भुजा वाले में। यहाँ पे क्या रखे थे हम? 5 रखे थे ना, 5 भुजा वाले में, 5 भुजा वाले में 5 दूना 10 माइनस 4, 6, 6 9 54, 5 भुजा वाले में 540 डिग्री बनेगा, 6 दूना 12, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 बचेगा, 8 9 72, 720, 720 डिग्री का एंगल बनेगा 6 भुजा वाले में, ठीक है, 6 भुजा वाले पॉलीगॉन में। तो यह फार्मूला है, आप चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसी तरह एक और फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं n माइनस 2, n माइनस 3 होता है बेटा, n माइनस 3 अपान में 2 होता है, n माइनस 3 अपान 2, ये होता है डायगोनल पता करना, कर्ण। जैसे ये ट्रायंगल है, ये हमारा 4 भुजा वाला है, 5 भुजा वाला बनेगा, 6 भुजा वाला भी बनता है, 7 भुजा वाला, ऑक्टन भी बनता है, 10 भुजा वाला भी बनता है। बोल दिया आपसे कि 10 भुजा वाले में जो हमारा पॉलीगॉन है 10 भुजा वाले में, उसमें बताइए कितना कर्ण बनेगा। कर्ण का मतलब यह कर्ण है, यह कर्ण है बेटा, कर्ण मतलब कि दो चोटियों को मिलाने वाला जो लाइन होता है वही कर्ण होता है हमारा ना। तो यहाँ पे 10 भुजा में पूछा गया कितने कर्ण हैं, तो आप बता सकते हैं n की वैल्यू 10 रख दीजिए, 10, 10 माइनस 3 7 बटे 2, 2 पचे 10, 5 7 35, 10 भुजा वाले में 35 कर्ण बनेंगे बेटा, 35 कर्ण बनेंगे। देखिए अगर 4 भुजा में बोला जाए, देखिए प्रूफ हो जाएगा, 4 भुजा में आपको दिख रहा है 2 ही कर्ण बनेगा, तो यहाँ पे रख दिए 4 गुणे 4 माइनस 3 1 बटे 2, 2 दूनी 4 आ गया ना 2, तो इस तरह आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए पता हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर भी 180 डिग्री होगा, यह दोनों इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यह दोनों मतलब कि आपस में 180 डिग्री का एंगल देंगे जब जोड़ेंगे तो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, अगर दो जीवा अंत में आपस में काटते हैं, आपस में काटें तो उसे बोलते हैं इंटरनल इंटेंसेस, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में कोई भी दो जीवा है आपस में एक दूसरे को काट दे ऐसे, है ना, आपस में काट दे, या ए है या बी है या सी है या डी है, तो अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए कुछ दिया हो, इसकी वैल्यू कुछ दिया हो, इसकी वैल्यू कुछ दिया हो, इसकी वैल्यू पूछ ले, तो आप इसके लिए फार्मूला लगाएंगे बेटा, ये ओ है मान लीजिए, इसका वैल्यू दे देते हैं ओ है मान लीजिए, है ना, ये ओ है मान लीजिए, तो ए ओ लिखिए, ए ओ गुणे ओ बी, ए ओ गुणे ओ बी, ए ओ गुणे ओ बी इक्वल टू सी ओ गुणे ओ डी, सी ओ गुणे ओ डी। अब आपको इसमें क्या करेगा, इस रूप में यह दे देगा, यह दे देगा, मतलब ए ओ की वैल्यू दे देगा, ओ बी की वैल्यू दे देगा, सी ओ को दे देगा, बोलेगा कि ओ डी का निकालिए, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं बेटा, आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह एक और होता है बेटा, अगर मान लीजिए एक मेरा ये सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, बाहर कोई पॉइंट है पी, ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस सर्कल को दो जगह छेदक है, मतलब कि छेद रहा है, छेद मतलब छेदक रेखा है, पी से दो छेदक रेखाएं हमने बना दी इस सर्कल में, यह दे देते हैं, इसका नाम ए बी और इसका नाम सी डी, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है ए मतलब कि पी से लेके ए तक, मतलब कि ए पी गुणे
बी से लेके पी तक पी बी बराबर डी, पी से लेके सी तक पी सी गुणे पी से लेके डी तक पी डी। ये आप नोट कर लेंगे। आपको कभी कभी क्या करेगा, पी से लेकर सी तक दे देगा और पी से लेकर डी तक दे देगा और पी से लेकर बी तक दे देगा, पूछेगा पी और पी से लेकर ए तक की वैल्यू बताइए। तो आप इस फार्मूला में रखेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। जो भी पूछा रहेगा, जो दिया रहेगा, आप उसको अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इसी तरह बनता है बेटा, और एक तो हमारा सेकेंड होता है और एक जो होता है स्पर्शी रेखा होता है। जैसे इसमें क्या था, दोनों सेकेंड था, दोनों छेदक रेखा था, लेकिन अगर एक स्पर्शी रेखा हो जाए और एक छेदक रेखा हो जाए और ये P है, ये B है, मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है। अब मान लीजिए AP, जो AP है ना, आप लिख देंगे AP का होल स्क्वायर इक्वल टू PB गुणे PC। आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी। तो यह रहा बेटा कुछ सेगमेंट्स जो हमने आपको बताया, सेगमेंट्स, एप्लीकेशंस, जितने भी चीज़ थे सर्कल में हमने आपको सब कुछ बता दिया, लगभग आपके सुपर टेट सब कुछ बता दिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपसे बोले हम, देखिए आपके सिलेबस का है, आपके सिलेबस का बेटा ये क्वेश्चन, ये ऐसे दिया है और एक यहाँ पे ऐसे दिया है, ठीक है ना, और यह दे दिया 27 डिग्री, यह मान लीजिए सी है, यह बी है, यह डी है और यह ए है। आपसे पूछा है बी ए डी बताइए। आपको पता है ना, देखिए हमने बताया था किसी भी जीवा पे, किसी भी जीवा से अगर दो ट्रायंगल जाते हैं, दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं हमको ना, किसी भी जीवा से किसी भी दो एंगल, मतलब कि किसी सर्कल के जो यहाँ पे सरकमफ्रेंस होता है, वहां पे अगर दो एंगल बनते हुए दिखाई देते हैं किसी एक बेस से, जीवा से या फिर किसी एक बेस से कर लीजिए सर्कल में, तो दोनों के जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं। जब ये 27 का है तो ये भी 27 का होगा। अब एक का आंसर आप करेंगे अच्छे तरीके से, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप इसका आंसर करेंगे, यह है हमारा, इसका आप आंसर करेंगे। वैसे हम बताने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, आप लोग चिंता ना करें, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये गलत हो गया, यहाँ पे नहीं, ये चीज़ें ना यहाँ पे आएगी, ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब आपको बताना है, ये ओ है, ले लीजिए बीच वाला ओ है। आपको जो दिया बेटा ए, मतलब ए डी ई 13 डिग्री दिया है, 13 डिग्री और 31 डिग्री, रुके तो ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया है मान लीजिए 30 डिग्री और ये आपको दिया है 40 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ये बताइए, ये वाला एंगल बताइए, एंगल सी बताइए क्या होगा। तो आपको कमेंट करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये पूरा एक ट्रायंगल है ए डी बी, हमें पता है एक त्रिभुज के अंदर जो होती हैं जितने भी एंगल होते हैं 180 डिग्री के बनते हैं। तो आपको पता है 30 और 40 70 हो गया, तो ये वाला कितना होगा, 110 डिग्री होगा। अब बता सकते हैं सी वाला कितना होगा, क्योंकि एक बेस से बना है ना, एक बेस से बनने वाला यही तो था, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, बस सेम तो है दोनों। यहाँ पे आप पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे, बस एंगल सी बता दीजिए कितना आएगा। जब ये 110 है तो इसका नाम मतलब वैल्यू बता दीजिए। अब जो बच्चे चालाक हैं बता देंगे तुरंत। तो इस तरह आपका 16 और 17 फिनिश, ठीक है ना। कितने आसानी तरीके से हम लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन कर लिए इसमें, तो क्वेश्चन नहीं एक समझ बना लिए। इसके बाद बहुत ही रेयर केस 99.9% जो है दोस्तों इसी में से आएगा, जो भी आएगा। आप सुपर टेट सी टेट कुछ भी दीजिए, हम गारंटी देते हैं आपका। और डीएलएड का चिंता तो छोड़ दीजिए, इसमें आप पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे, यह वादा है हमारी, ठीक। अगर आप अच्छे तरीके से रिवीजन देख रहे हैं, सारे क्लासेस देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। एक काम और करिए, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, हचक के शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। मजा आ जाने वाला है ना। आप लोग फुल मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, कंसंट्रेशन बनाइए पढ़ाई पे, और किसी भी इधर उधर की बातों पे पचड़े में ना पड़े, ठीक है ना। नहीं तो फिर वही कहानी वही गाना होगा, जब से हुई ये शादी खाना बना रहे हैं, यही सब गाना गाएंगे फिर शादी के बाद। शादी वादी के चक्कर छोड़िए, जो बच्चे इस तरह के कमेंट कर रहे हैं या फिर मैसेज कर रहे हैं, और ना करें, ठीक है, बेटर होगा। और हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें, तभी अच्छा है ना। चलिए दुआ करते हैं आप लोग शेयर करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करेंगे। दोस्तों अगर किसी बात का बुरा लगता है ना मेरे, तो आप माफ़ किया करिए मुझे, क्योंकि हम भी नादान हैं, है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।